हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। आशा करते हैं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं शिवेंद्र कुमार पैशन एजुकेशन की तरफ से आज आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर के आए हैं। विद्युत रासायनिक श्रेणी ECS इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। विद्युत रासायनिक श्रेणी क्या है, ऐसे एक क्वेश्चन आता है। और एक पूछा जाता है इंटर लेवल में कि विद्युत रासायनिक श्रेणी के लक्षण। और तीसरा आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा कि विद्युत रासायनिक श्रेणी के अनुप्रयोग क्या हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बेटा, विद्युत रासायनिक श्रेणी क्या लिखा हुआ है? विद्युत रासायनिक श्रेणी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। देखिए होता क्या है, विद्युत रासायनिक श्रेणी वैज्ञानिकों ने क्या किया, सभी तत्वों को या भिन्न भिन्न तत्वों के मानक इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात किए। और वो मानक इलेक्ट्रोड विभव कैसे ज्ञात किए गए? SHE के माध्यम से। SHE माने अंग्रेजी में वह होता है, लेकिन यहाँ केमिस्ट्री में SHE का मतलब होता है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। ठीक है, तो सभी जानते हो हाइड्रोजन का मानक इलेक्ट्रोड विभव कितना होता है बेटा? 0। तो अगर हमको किसी का ऑक्सीडेशन विभव और अपचयन विभव अलग अलग निकालना पड़ जाए तो उसके लिए सिर्फ एक ही मेथड है कि हम SHE का प्रयोग करें, यानी मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का जब प्रयोग करेंगे तभी हमको ऑक्सीकरण विभव अलग पता चलेगा और अपचयन विभव अलग, यानी दोनों के पृथक पृथक मान ज्ञात करने के लिए SHE का प्रयोग किया जाता है। जब हम भिन्न भिन्न तत्वों को SHE के बराबर रख करके उनके इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात किए तो पाया गया कि उन सभी के इलेक्ट्रोड विभव क्या थे? अलग अलग थे। तो वैज्ञानिकों ने क्या किया कि विभिन्न तत्वों को उनके मानक अपचयन विभव के बढ़ते क्रम में, अब देखिए इलेक्ट्रोड विभव जब ज्ञात हुआ तो बेटा इलेक्ट्रोड विभव दो तरीके का होता है, एक ऑक्सीकरण विभव और एक अपचयन विभव। लेकिन यहाँ पर जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है विद्युत रासायनिक श्रेणी, इसमें सिर्फ आपको क्या काउंट किया गया है? रिडक्शन पोटेंशियल के बेस पे बनाया गया है। किसके? रिडक्शन पोटेंशियल अपचयन विभव, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के बेस पे नहीं बनाया गया है। इसीलिए जब न्यूमेरिकल लगाना होता है तो वहाँ सिर्फ रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू ही पुटअप किया जाता है। तो ध्यान रखना, किसके बेस पे? रिडक्शन पोटेंशियल। तो आपकी परिभाषा है बेटा कि विद्युत रासायनिक श्रेणी किसे कहते हैं। तो पहला है विद्युत रासायनिक श्रेणी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। तो इसकी परिभाषा होगी कि विद्युत रासायनिक श्रेणी किसे कहा जाता है? जब विभिन्न तत्वों को, एकदम इजी भाषा है बेटा, देखो, जब विभिन्न तत्वों को उनके मानक अपचयन विभव के बढ़ते क्रम में रखा जाता है। किसके? तत्वों को उनके मानक अपचयन विभव के बढ़ते क्रम में रखा जाता है तो एक श्रेणी प्राप्त होती है जिसे विद्युत रासायनिक श्रेणी या सक्रियता श्रेणी कहते हैं। चाहे विद्युत रासायनिक श्रेणी आप कहिए या फिर सक्रियता श्रेणी भी आप कह सकते हो। फिर से देखिए, जब विभिन्न तत्वों को उनके मानक अपचयन विभव के बढ़ते क्रम में रखा जाता है तो एक श्रेणी प्राप्त होती है जिसे विद्युत रासायनिक श्रेणी या सक्रियता श्रेणी कहते हैं। तो अब बात ये आती है बच्चों के मन में कि सर, क्या विद्युत रासायनिक श्रेणी पेपर में बनानी पड़ेगी, हमें याद करना पड़ेगा? तो बेटा, विद्युत रासायनिक श्रेणी कभी भी आपको पेपर में नहीं बनानी है, न कभी आई है न कभी आएगी। सिर्फ आपको इतना याद रखना है, अगर बनाना चाहते हो तो आप साइड में बना देंगे, स्टार्टिंग लिथियम से हुई है और बेटा समाप्ति कहाँ से हुई है? फ्लोरीन से। तो यहाँ पर लिखा है अपचयन विभव, या हम इन्हें इलेक्ट्रोड अवक्रिया भी कह सकते हैं। इधर लिखा मानक अपचयन विभव या इलेक्ट्रोड विभव। तो लिथियम का मानक अपचयन विभव देखो दिया है -3.04। हाइड्रोजन का मानक अपचयन विभव 0 होता है और फ्लोरीन का मानक अपचयन विभव प्लस में होता है 2.87 वोल्ट। तो इन्होंने कहा कि किसके आधार पे? अपचयन विभव के बढ़ते हुए क्रम पे रखा गया। तो जो तत्व ऊपर है उनके मानक अपचयन विभव देखो ऋणात्मक है, जो नीचे हैं उनके मानक अपचयन विभव क्या है? धनात्मक। तो जब धनात्मक है, माइनस से प्लस की ओर जा रहे हैं, इसका मतलब क्या है? इससे स्पष्ट हो रहा है कि तत्वों को
उनके मानक अपचयन विभव के बढ़ते हुए क्रम पे रखा गया है, जिससे एक श्रेणी प्राप्त होती है। उसे ही हम सक्रियता श्रेणी या विद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं। अब अगला प्रश्न पूछा जाता है कि विद्युत रासायनिक श्रेणी के लक्षण, दूसरा टाइप। तो लक्षण देख लीजिए कि विद्युत रासायनिक श्रेणी के लक्षण क्या क्या हैं। विद्युत रासायनिक श्रेणी, पहला लक्षण है कि विद्युत रासायनिक श्रेणी में ऊपर से नीचे जाने पर, ध्यान देना, श्रेणी में ऊपर से नीचे जाने पर तत्वों की इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की क्षमता बढ़ती है। यानी जो तत्व ऊपर हैं, ऊपर से नीचे जाओगे तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता बढ़ती है, जबकि ऊपर वालों की क्षमता क्या है, इलेक्ट्रॉन त्याग करने की क्षमता रखते हैं ऊपर वाले। लेकिन ऊपर से जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की क्षमता बढ़ती है, अर्थात अपचयित होने की क्षमता बढ़ती है। जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो उसका क्या हो जाएगा, अपचयन, और जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा उसका क्या होगा, ऑक्सीकरण। तो जो ऊपर हैं वो क्या करते हैं, ऊपर से नीचे जाने पर इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता बढ़ती है, अर्थात अपचयित होने की क्षमता बढ़ती जाती है। अगला पॉइंट है विद्युत रासायनिक श्रेणी। विद्युत रासायनिक श्रेणी में जो तत्व सबसे ऊपर होता है, यानी जो सबसे ऊपर होगा, अर्थात जिसका मानक इलेक्ट्रोड विभव सबसे कम होगा। सबसे ऊपर वही होगा जिसका मानक इलेक्ट्रोड विभव या मानक अपचयन विभव सबसे कम होगा, वही सबसे ऊपर होगा। उसकी इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता सबसे अधिक होती है। बात तो वही, ऊपर से नीचे जाने पर जब इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता बढ़ती है, और जो सबसे ऊपर होगा बेटा तो उसकी क्षमता क्या होगी, इलेक्ट्रॉन को त्याग करने की क्षमता उसकी होगी। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा वो क्या होगा, सबसे अच्छा क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन त्याग करेगा उसका होगा ऑक्सीकरण, और जिसका ऑक्सीकरण होता है वो क्या कहलाते हैं, अपचायक। तो वह सबसे अच्छा क्या होता है, अपचायक। जो जितना ऊपर होगा वो उतना अच्छा अपचायक होगा। अगर पूछता है कि सबसे प्रबल अपचायक कौन है, तो लिथियम। कौन है सबसे प्रबल अपचायक, लिथियम, क्योंकि स्टार्टिंग में सबसे ऊपर कौन है, सबसे ऊपर लिथियम है। तो सबसे अच्छा या सबसे प्रबल अपचायक कौन है, लिथियम। और दुर्बल अपचायक पूछे तो बेटा नीचे कौन है, फ्लोरीन। तो ऊपर से नीचे जाओगे तो अपचायक क्षमता क्या होगी, घटेगी। तो सबसे ऊपर क्या है, लिथियम, तो प्रबल अपचायक। सबसे नीचे फ्लोरीन है तो दुर्बल अपचायक। इतना समझ में आया। तो आगे चलते हैं, तीसरा पॉइंट है विद्युत रासायनिक श्रेणी में जो तत्व सबसे नीचे होता है, ध्यान से देखना, विद्युत रासायनिक श्रेणी में जो तत्व सबसे नीचे होता है, अर्थात जिसका मानक इलेक्ट्रोड विभव सबसे अधिक होता है, उसको इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता सबसे अधिक, उसकी इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता सबसे अधिक। जो तत्व विद्युत रासायनिक श्रेणी में सबसे नीचे होगा उसका मानक इलेक्ट्रोड विभव सबसे अधिक होगा, अर्थात इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की क्षमता सबसे अधिक होगी। तो बेटा वो क्या कहलाएगा, उसका क्या होगा, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता, तो उसका जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा उसका अपचयन होगा। जिनका अपचयन होता है वो ऑक्सीकारक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, तो वह सबसे अच्छा ऑक्सीकारक होगा। तो सबसे प्रबल ऑक्सीकारक कौन होगा बेटा, जो सबसे नीचे होगा। और सबसे दुर्बल ऑक्सीकारक कौन होगा, सबसे ऊपर होगा। तो ध्यान से देखिए, सबसे नीचे कौन है, फ्लोरीन। तो सबसे प्रबल ऑक्सीकारक फ्लोरीन, और दुर्बल ऑक्सीकारक लिथियम। जब कहे दुर्बल ऑक्सीकारक तो ऊपर वाला, और प्रबल ऑक्सीकारक तो नीचे वाला। सबसे प्रबल ऑक्सीकारक फ्लोरीन, सबसे दुर्बल ऑक्सीकारक लिथियम। तो चलिए आगे चलते हैं। अगला पॉइंट है मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से जोड़ने पर जिन इलेक्ट्रोडों पर ऑक्सीकरण होता है उनके मानक इलेक्ट्रोड विभव ऋणात्मक होते हैं। यानी जिन इलेक्ट्रोड पर जिस पर ऑक्सीकरण होगा उनके मानक इलेक्ट्रोड विभव ऋणात्मक होते हैं, तथा परंतु SHE का मतलब स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से जोड़ने पर जिन इलेक्ट्रोडों का अपचयन होता है मानक इलेक्ट्रोड विभव उनके धनात्मक होते हैं। जिस पर ऑक्सीकरण होगा उनके मानक इलेक्ट्रोड विभव ऋणात्मक, और जिस पर अपचयन होगा उनके मानक इलेक्ट्रोड विभव धनात्मक होते हैं, तथा उन्हें विद्युत रासायनिक श्रेणी में हाइड्रोजन से नीचे रखा जाता है। जिनके मानक इलेक्ट्रोड विभव ऋणात्मक होते हैं वो हाइड्रोजन से ऊपर रखे जाते हैं, और जिनके मानक इलेक्ट्रोड विभव धनात्मक होते हैं वो हाइड्रोजन से नीचे रखे जाते हैं। देखिए यहाँ पर जो हाइड्रोजन से ऊपर रखे गए हैं उनके मानक इलेक्ट्रोड विभव क्या हैं, ये देखिए ऋणात्मक हैं। जो हाइड्रोजन से नीचे रखे उनके मानक इलेक्ट्रोड विभव क्या हैं, धनात्मक। तो आगे चलते हैं। अगला पॉइंट है बेटा
विद्युत रासायनिक श्रेणी में उपस्थित हाइड्रोजन का मानक इलेक्ट्रोड विभव कितना होता है? शून्य। ये सभी जानते हैं, हाइड्रोजन का मानक इलेक्ट्रोड विभव शून्य होता है। अब अगला प्रश्न आता है कि विद्युत रासायनिक श्रेणी के अनुप्रयोग बताइए बेटा। तो देखिए, विद्युत रासायनिक श्रेणी का पहला अनुप्रयोग है धातुओं की क्रियाशीलता की तुलना। यहाँ से शार्ट क्वेश्चन बनेगा, कई धातुएं दे देगा काम करके और कहेगा इनको क्रियाशीलता के बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो पहले पॉइंट देखिए, विद्युत रासायनिक श्रेणी में जो धातु जितना ऊपर होती है अर्थात विद्युत रासायनिक श्रेणी में जो धातु जितना ऊपर होती है अर्थात जिसका मानक इलेक्ट्रोड विभव जितना कम। सबसे ऊपर वही होगी जिसका मानक इलेक्ट्रोड विभव कम होगा, सबसे नीचे वो होगी जिसका मानक इलेक्ट्रोड विभव अधिक होगा। तो विद्युत रासायनिक श्रेणी में जो धातु जितना ऊपर होती है अर्थात जिसका मानक इलेक्ट्रोड विभव जितना कम होता है वो उतनी ही अधिक क्रियाशील होती है, या कह सकते हो वो उतनी ही प्रबल अपचायक होती है। जो जितना ऊपर उतना अधिक क्रियाशील, जो जितना नीचे वो कम क्रियाशील। तो एग्जाम्पल में देखिए, लिथियम है, फिर पोटेशियम, फिर बेरियम, ये क्रम है। सबसे ऊपर लिथियम, लिथियम का पोटेशियम, बेरियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम। तो सबसे अधिक क्रियाशील लिथियम, क्योंकि लिथियम से स्टार्ट हुआ है। अगला पॉइंट है हाइड्रोजन से ऊपर, जो तत्व हाइड्रोजन से ऊपर रखें, हाइड्रोजन से ऊपर स्थित धातुएं जल तथा अम्लों से क्रिया करके हाइड्रोजन को विस्थापित कर देती हैं। हाइड्रोजन से ऊपर जो धातुएं रखी हैं वो जल से क्रिया करें या फिर अम्लों से क्रिया करें बेटा, वो हाइड्रोजन गैस को क्या करेंगे? विस्थापित कर देंगे। देखिए उदाहरण से जैसे दिया है, अगर हम सोडियम की क्रिया जल से करेंगे तो बनेगा NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोजन गैस मुक्त होगी। कैल्शियम की जल से करेंगे तो चूने का पानी बनेगा, तब भी हाइड्रोजन गैस मुक्त होगी। और कैल्शियम की सल्फ्यूरिक अम्ल से करेंगे तो बनेगा कैल्शियम सल्फेट, तब भी हाइड्रोजन गैस मुक्त होगी। लेकिन जो धातुएं हाइड्रोजन से नीचे रखी, जैसे हाइड्रोजन के नीचे आपका कापर है, आपका चांदी है, ये धातुएं हाइड्रोजन से नीचे रखी हैं। ये देखो कापर और सिल्वर, ये हाइड्रोजन से नीचे हैं, इसलिए सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया नहीं करती। नो रिएक्शन का मतलब ये हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं कर पाएंगी, क्योंकि ये विद्युत रासायनिक श्रेणी में सिल्वर और कापर का स्थान हाइड्रोजन से बेटा क्या है? नीचे है। अगला पॉइंट है आपका विद्युत रासायनिक श्रेणी का अगला अनुप्रयोग है विद्युत रासायनिक श्रेणी में जो धातुएं अधिक ऊपर हैं या जिनके मानक इलेक्ट्रोड विभव बहुत कम हैं, वे ठंडे जल से ही क्रिया करके हाइड्रोजन को मुक्त कर देती है। क्योंकि जिनके मानक इलेक्ट्रोड विभव बहुत कम है वो सबसे ऊपर रखी हैं, और जो सबसे ऊपर रखी बेटा वही क्रियाशील हैं, वो खुद क्रियाशील हैं, तो वो ठंडे जल से ही क्रिया कर लेती हैं, और ठंडे जल से क्रिया करके क्या? हाइड्रोजन गैस मुक्त कर देती हैं। तो कौन है जो सबसे ऊपर रखे हैं? लिथियम, पोटेशियम, बेरियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम। ये इतनी धातुएं हैं जो किससे क्रिया करती हैं बेटा? ठंडे जल से। याद रखना, लिथियम, पोटेशियम, बेरियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम, ये सभी धातुएं अत्यधिक क्रियाशील हैं, जिसके कारण ये क्या करती हैं? ठंडे जल से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करती हैं। अगला पॉइंट देखिए, चौथा अनुप्रयोग है बेटा आयरन, लेड, टिन, निकिल, कोबाल्ट। ये आदि धातुएं कुछ नीचे उपस्थित होने के कारण, आयरन है, लेड है, टिन है, निकिल है, कोबाल्ट है, ये नीचे उपस्थित होने के कारण कुछ कम क्रियाशील होती हैं। क्या होती हैं? कम क्रियाशील। इसलिए ये ठंडे जल से बेटा क्रिया नहीं करती, अपितु जल वाष्प से क्रिया करके हाइड्रोजन को मुक्त करती हैं। किससे? जब गर्म करोगे तो जल वाष्प बनेगी, उस जल वाष्प से क्रिया करेंगे। ये देखो आयरन एग्जाम्पल से, आयरन क्या है? इसको गर्म किया गया तो जल में जैसे डुबोया जाएगा, उसकी क्या बनेगी? वाष्प। तो आयरन क्या करेगा? वाष्प से जब क्रिया करेगा तो बनेगा फेरिक ऑक्साइड Fe3O4 और हाइड्रोजन गैस मुक्त होगी। तो आयरन, लेड, टिन, निकिल, कोबाल्ट ये कम क्रियाशील हैं, जो गर्म जल यानी जल वाष्प से क्रिया करती हैं, ठंडे जल से क्रिया नहीं करती। अगला पॉइंट है बेटा आपका अनुप्रयोग, देखिए पॉइंट नंबर 5, धातुओं की अपचयन क्षमता। विद्युत रासायनिक श्रेणी में जो धातु जितना ऊपर होती है या जिसका मानक इलेक्ट्रोड विभव जितना कम होता है, चाहे आप बोलो जो जितना ऊपर है या बोलो जिसका मानक इलेक्ट्रोड विभव जितना कम है, वो उतना ही अधिक क्रियाशील या प्रबल अपचायक होती है। ठीक है। अगला पॉइंट है बेटा
अधातुओं से क्वेश्चन बना दिया। अधातुओं की क्रियाशीलता, तो ऊपर से नीचे जाओगे तो नीचे आपको अधातुएं मिलेंगे। अधातुओं की क्रियाशीलता व आक्सीकारक क्षमता। विद्युत रासायनिक श्रेणी में अधातुएं जितना नीचे होती हैं, जिसका मानक इलेक्ट्रोड विभव जितना अधिक होता है, जो नीचे हैं उनका मानक इलेक्ट्रोड विभव अधिक है, वो उतना ही अधिक क्रियाशील एवं प्रबल आक्सीकारक। यहाँ देखना अधिक क्रियाशील, अभी आपको बताया गया जो ऊपर है अधिक क्रियाशील, यहाँ नीचे है अधिक क्रियाशील। नीचे से घबराना नहीं, ये अधातुओं से कंपेयर कर रहा है क्योंकि अधातुओं का स्थान नीचे है। तो अधातुएं अधिक क्रियाशील और प्रबल आक्सीकारक होती है। ऊपर वाले प्रबल अपचायक थे, नीचे वाले प्रबल आक्सीकारक। तो सबसे प्रबल आक्सीकारक आपका है फ्लोरीन। ओके, देखिए आगे, अगर इसका रिएक्शन का पॉइंट देखना है इस पॉइंट का, तो देख लो। जैसे F2 की क्रिया हम किससे कर दे बेटा, पोटेशियम आयोडाइड। तो यहाँ पर ये आयोडीन आपका क्या है, ये भी अधातु। फ्लोरीन आपका भी क्या है, अधातु। तो फ्लोरीन इस आयोडीन को विस्थापित कर देगा, तो यहाँ पर बनेगा आपका, इस जगह 2 से गुणा कर दो तो यहाँ बनेगा आपका 2KF। क्या बनेगा, 2KF, और I2 बाहर हो जाएगा। ये बात कह रहा है ये, जो धातुएं नीचे और अत्यधिक क्रियाशील हैं। ठीक है, आगे अगला पॉइंट है आपका धातु ऑक्साइडों का ऊष्मीय स्थायित्व। धातु ऑक्साइडों का ऊष्मीय स्थायित्व, जो धातुएं आसानी से इलेक्ट्रॉन का त्याग कर दें और ऑक्सीजन आसानी से इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ले। जैसे कैल्शियम ऑक्साइड होता है बेटा, कैल्शियम 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा, ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा। तो जब धातुएं जितना आसानी से इलेक्ट्रॉन का त्याग करें और ऑक्सीजन उन्हें इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करे, तो उनके बीच जो बंध बनता है वो जितना मजबूत बनेगा उतना ही अधिक स्थायित्व होगा। तो इस बात पे निर्भर करता है धातुओं के ऑक्साइड का स्थायित्व कि वो धातु कितना आसानी से इलेक्ट्रॉन का त्याग करती है। ध्यान से समझना। तो जो सोडियम है वो 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगी बड़ी आसानी से, कैल्शियम 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगी, लेकिन एल्यूमिनियम 3। जैसे जैसे इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ेगी तो इलेक्ट्रॉन के त्याग करने की जो क्षमता होगी वो तो घटेगी। ठीक है, तो यहाँ पर है धातु ऑक्साइडों का ऊष्मीय स्थायित्व। धातु ऑक्साइडों का ऊष्मीय स्थायित्व विद्युत रासायनिक श्रेणी में ऊपर से नीचे आने पर घटता है, क्योंकि धातुओं की विद्युत धनात्मक प्रवृत्ति नीचे आने पर घटती है। ऊपर वाले इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, नीचे वाले इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं, तो ऊपर से नीचे जाने पर धनात्मक प्रवृत्ति से और घटेगी। ठीक है, यानी नोट भी दिया है, कॉपर के नीचे की धातुओं के ऑक्साइड बहुत कम स्थायी होते हैं, ये केवल गर्म करने पर ही अपघटित होते हैं। यानी जो कॉपर के नीचे के ऑक्साइड हैं वो कम क्रियाशील होते हैं या वो कम स्थायी होते हैं, वो केवल गर्म करने पर अपघटित हो जाते। थोड़ा सा गर्म करो अपघटित हो जाएंगे। ठीक है, ये सिल्वर ऑक्साइड गर्म किया हल्का सा तो H2Ag अलग हो गया, ऑक्सीजन अलग हो गया। HgO गर्म किया, Hg अलग हो गया, O2 अलग हो गया। लेकिन जो ऊपर के ऑक्साइड है जैसे सोडियम ऑक्साइड, बेरियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, ये क्या हैं, अधिक स्थायी हैं। इनको गर्म करके अपघटित नहीं किया जा सकता बेटा, इसीलिए यहाँ लिखा है नो रिएक्शन। क्या लिखा है, नो रिएक्शन। अगला इसका देखिए बेटा अनुप्रयोग है 8वां, विद्युत अपघटन के उत्पाद ज्ञात करने में। क्या, विद्युत अपघटन के उत्पाद ज्ञात करने में। यदि विद्युत अपघटन की क्रिया में 2 प्रकार के धन आयन उपस्थित हो तो कैथोड पर वह धन आयन मुक्त होता है जिसका मानक इलेक्ट्रोड विभव अधिक होगा। मान लीजिए 2 धन आयन हैं और उसको कह दे कौन जा कर के कैथोड पर एकत्र होगा, तो वह एकत्र होगा जिस पर इलेक्ट्रोड विभव का मान अधिकतम होगा। ठीक है, ठीक उसी प्रकार अगर आपके पास 2 ऋण आयन हों तो एनोड पर वह जाकर के एकत्र होगा जिसका मानक इलेक्ट्रोड विभव कम होगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए हमारे पास सोडियम धन आयन दे दिया जाए, मैग्नीशियम धन आयन दे दिया जाए, तो इन दोनों में कैथोड पे कौन जाकर एकत्र होगा, तो इन दोनों में बेटा जैसे Na+ और Mg2+ कह दे 2 धन आयन हैं, इन दोनों में बताइए कौन जाकर के कैथोड पे एकत्र होगा। तो कुछ नहीं करना, आपको सीधे बोलना है कि जिसका मानक इलेक्ट्रोड विभव अधिकतम होगा वो कैथोड पे जाकर के
एकत्र होगा। ठीक है, ठीक उसी प्रकार बेटा आपके पास दो ऋण आयन जिससे F माइनस हो, Cl माइनस हो, और कहते इन दोनों ऋण आयन में कौन सा ऋण आयन एनोड पे जाके एकत्र होगा। ठीक है, तो कुछ नहीं करना, आप सिंपल बोलिए वो हो जा कर के एनोड पर एकत्र होगा जिसका मानक इलेक्ट्रोड विभव क्या होगा बेटा, न्यूनतम होगा। ध्यान से सुनिए, जिसका मानक इलेक्ट्रोड विभव क्या होगा, न्यूनतम। वो कहाँ जा कर के एकत्र होगा, एनोड पर। ठीक है, आगे चलते हैं। जैसे Na+ एग्जाम्पल में ये देखो दिया, Na+ व K+ में से कैथोड पर मुक्त होता है कौन, Na+। आगे है Cl- व I- में एनोड पे कौन मुक्त होता है, वो एनोड पे तो I-। यहाँ Na+ और K+ में कौन कैथोड पर मुक्त होता था, तो Na+। यानी जिसका मानक इलेक्ट्रोड विभव धन आयन में अधिक होगा वो कैथोड पे, और जिसका मानक इलेक्ट्रोड विभव ऋण आयन में कम होगा वो एनोड पे मुक्त होगा। अगला अनुप्रयोग है बेटा आपका, अगला अनुप्रयोग दिया गया है धातुओं का विस्थापन। क्या दिया गया है, धातुओं का विस्थापन। विद्युत रासायनिक श्रेणी में ऊपर स्थित धातु अपने से नीचे स्थित धातुओं को, जो ऊपर है, ऊपर अपने से नीचे स्थित धातुओं को उनके लवण से, को उनके लवण के विलयन से विस्थापित कर देती, को उनके लवण के विलयन से विस्थापित कर देती। जैसे आयरन का स्थान कॉपर से ऊपर है तो आयरन क्या करेगा, कॉपर सल्फेट के विलयन से कॉपर को क्या करेगा, विस्थापित कर देगा। तो Fe + CuSO4, Cu को हटा देगा तो बनेगा FeSO4 + Cu। ठीक है, लेकिन अगला एग्जाम्पल दिया है Cu + FeSO4। अब Cu का स्थान है Fe से नीचे है, इसलिए Cu क्या है बेटा, Fe की तुलना में कम क्रियाशील है, इसलिए Cu Fe को विस्थापित नहीं कर सकता, इसीलिए आगे लिखा गया है नो रिएक्शन, अब क्रिया संभव नहीं है। ठीक, अधिक क्रियाशील धातु क्या करेगी, कम क्रियाशील धातु के लवण से कम क्रियाशील धातु को विस्थापित कर देगी। अगला अनुप्रयोग है बेटा आपका अधातुओं का विस्थापन। ये तो धातुओं का विस्थापन था ऊपर, अगला है अधातुओं का विस्थापन। विद्युत रासायनिक श्रेणी में नीचे स्थित अधातुएं अपने से ऊपर स्थित अधातुओं को, नीचे स्थित अधातुएं अपने से ऊपर स्थित अधातुओं के लवण के विलयन से विस्थापित कर देती हैं, क्योंकि नीचे स्थित अधातुएं अधिक क्रियाशील होती हैं। जैसे यहाँ पर देखिए रिएक्शन में दिया गया है F2 + 2Ki। अब F2 और नीचे क्या है, Ki, आयोडीन से नीचे फ्लोरीन रखा गया है, तो जो जितना नीचे धातु है वो अधिक क्रियाशील है। फ्लोरीन आयोडीन से अधिक क्रियाशील है, तो फ्लोरीन क्या करेगा, आयोडीन को प्रतिस्थापित कर देगी, तो 2Ki चला जाएगा 2KF में और आयोडीन I2 ग्रुप में विस्थापित हो जाएगा। जैसे अगला है I2 की रिएक्शन KF से कराई गई, तो I2 कम क्रियाशील है तो KF से रिएक्शन नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो फ्लोरीन को विस्थापित नहीं कर सकता, इसीलिए लिखा गया है I2 + 2KF गिव नो रिएक्शन, अब क्रिया संभव नहीं है। अगला है 11वां अनुप्रयोग आपका रेडॉक्स अभिक्रिया। रेडॉक्स अभिक्रिया या सेल अभिक्रिया होने की संभावना। रेडॉक्स अभिक्रिया या सेल अभिक्रिया होने की संभावना ज्ञात करने में, देखिए किसी सेल में 2 इलेक्ट्रोड होते हैं बेटा, क्या होते हैं, कोई भी सेल हो उस सेल में कितने इलेक्ट्रोड होते हैं, 2। एक होता है बेटा एनोड और एक होता है कैथोड। अब एनोड धनावेशित होगा या ऋणावेशित, तो इस बात पे निर्भर करता है कि बेटा सेल आपका कैसा है। अगर विद्युत रासायनिक सेल है तो एनोड ऋणावेशित होगा, अगर विद्युत अपघटनी सेल है तो एनोड धनावेशित होगा। ठीक है, इतनी बात ध्यान देना। और दूसरी बात ध्यान देने की है ऑक्सीडेशन बेटा, ऑक्सीडेशन सदैव आपका एनोड पर ही होगा, सेल कोई भी हो, ध्यान से देखना, ऑक्सीडेशन सदैव एनोड पर होगा, सेल कोई भी हो, चाहे वो विद्युत रासायनिक सेल हो या विद्युत अपघटनी सेल। दूसरी बात ध्यान दीजिए बेटा, अपचयन यानी रिडक्शन, रिडक्शन सदैव कहाँ होगा, रिडक्शन सदैव कैथोड पर होगा। कहाँ होगा बेटा, कैथोड पर। और
सेल कोई भी हो, यही बात है, चाहे सेल कोई भी हो, रिडक्शन सदैव कैथोड पर होगा, ऑक्सीडेशन सदैव एनोड पर होगा। चिन्ह हमने बताया, यदि विद्युत रासायनिक सेल है तो एनोड ऋणावेशित होगा और कैथोड धनावेशित होगा। और विद्युत अपघटनी सेल है, अगर विद्युत अपघटनी सेल है बेटा तो एनोड आपका क्या होगा, एनोड आपका धनावेशित होगा। किसमें, विद्युत अपघटनी सेल में एनोड धनावेशित, कैथोड ऋणावेशित होगा। ठीक है, ये विद्युत अपघटनी सेल की बात है। ओके, आगे चलते हैं। कह रहा है किसी सेल में 2 इलेक्ट्रोड होते हैं, एक एनोड एक कैथोड। एनोड पर ये देखो लिखा है ऑक्सीकरण, उस तत्व का जो विद्युत रासायनिक श्रेणी में ऊपर है, जो विद्युत रासायनिक श्रेणी में ऊपर है उसका ऑक्सीकरण होता है। कैथोड, कैथोड पे अपचयन होता है, तो उस तत्व का अपचयन होगा जो विद्युत रासायनिक श्रेणी में नीचे, जो नीचे स्थित है उनका अपचयन होता है, जो ऊपर स्थित है उन बेटा उनका ऑक्सीकरण होता है। अगला है सेल विभव। सेल विभव E0 सेल क्या होता है, सेल में 2 अपक्रियाएँ होती हैं, ऑक्सीकरण अपक्रिया और अपचयन अपक्रिया। तो अपचयन अपक्रिया या अपचयन विभव तथा ऑक्सीकरण विभव, E0 कैथोड, E0 एनोड। कैथोड पे क्या हुआ, अपचयन यानी रिडक्शन, एनोड पे क्या हुआ, ऑक्सीडेशन। तो हम कह सकते हैं अपचयन विभव तथा ऑक्सीकरण विभव के माइनस को कहेंगे अंतर, अपचयन विभव तथा ऑक्सीकरण विभव के अंतर को क्या कहेंगे बेटा, सेल विभव। इसीलिए कहते हैं E0 सेल बराबर E0 कैथोड माइनस E0 एनोड। इन्हें हम ऐसे भी लिख सकते हैं, E0 सेल बराबर E कैथोड माइनस E एनोड लिखा है, E कैथोड माइनस E0 कैथोड E0 एनोड। इसे हम लिख सकते हैं E0 सेल बराबर, क्या लिखेंगे, E0 सेल बराबर लिख सकते हैं E0 रेड यानी रिडक्शन माइनस E0 ऑक्स नहीं लिख सकते, रिडक्शन ऑक्सीडेशन। अपचयन विभव तथा ऑक्सीकरण विभव के अंतर को हम क्या कहेंगे, सेल विभव। ठीक है, आगे है यदि E0 सेल धनात्मक हो, यदि E0 सेल की वैल्यू क्या आ जाए, प्लस में, तो सेल कार्य करेगा, यानी सेल डिस्चार्ज हो रहा है, सेल से कार्य लिया जा रहा है। ठीक है, ध्यान देना। और यदि ई सेल की वैल्यू क्या हो जाए बेटा, E0 सेल आपका कितना आ जाए, 0। जब E0 सेल यानी सेल मानक सेल भी हो, शून्य हो, तो ये इस बात को रिप्रेजेंट करता है कि सेल कार्य क्या है, सेल साम्य अवस्था पर आ गया। सेल क्या है, साम्य अवस्था पर, साम्य स्थापित हो गया। ठीक है, यदि बेटा E0 सेल, गौर से देखना, यदि E0 सेल का मान क्या हो बेटा, निगेटिव हो, यदि E0 सेल का मान ऋणात्मक होगा तो ये इस बात को प्रदर्शित करता है कि सेल चार्ज हो रहा, सेल चार्जिंग में लगा हुआ है। ठीक है, आगे दिया है यदि E0 सेल ऋणात्मक हो तो सेल कार्य नहीं करेगा, अर्थात धारा विपरीत दिशा में प्रवाहित। कहने का मतलब सेल चार्जिंग में लगा हुआ है जब माइनस होगा। ठीक है, मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं, मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता बेटा, हौसलों से उड़ान होती है। तो आशा करते हैं कि आज का सेशन बेटा आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का प्रयास करें।